So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 4 of class 12, that is the reproductive health. ओके, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम एमटीपी जो टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट 3 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने एनसीईआरटी ने दे रखी थी अबॉर्शन से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ नेचुरल मेथड, बाय यूज़ ऑफ बैरियर मेथड, बाय यूज़ ऑफ ओरल पिल्स. तो वो सारी चीज़ें जो है एक टाइप से बेसिक नॉलेज और उनके बारे में हमने पढ़ लिया है. आज हम एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. देखो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने इसकी शुद्ध देसी भाषा में 2 लाइन दे रखी है कि एमटीपी आखिर होता क्या है. इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है कि इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म. फुल टर्म का मतलब है कि एम्ब्रॉय जो है पूरा तरीके से बनने से पहले अगर हमारी इच्छा के अनुसार हम प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो होता है एमटीपी. इसको अबॉर्शन भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे एक साल में पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन तक एमटीपी होती है, जो कि कितना परसेंट मतलब कितना हिस्सा है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का, 1/5वां हिस्सा. अगर हमारी 250 मिलियन प्रेगनेंसी हो रही है पूरे साल में पूरी दुनिया में, तो उनमें से 50 मिलियन तक तो हमारे जो हैं वो अबॉर्शन हो रहे हैं. सोच के देखो, एक साल में 50 मिलियन अबॉर्शन हो रहे हैं. उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं. कोई अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, कोई फीमेल है तो कर रहे हैं. ठीक है, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है. तो यहाँ पे इस चीज़ में तो हमने ये पता लगा लिया कि भाई इतना मतलब एमटीपी होता है पूरे साल में, एक आइडिया लग गया. अब कह रहे हैं कि ये लीगल है या इलीगल है, अभी तक इस पे डिबेट होती है. अभी भी मतलब एक टाइप से काफ़ी डिबेटेड टॉपिक रहा है ये, और बहुत लोगों ने अपने इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस, सोशल इशू जो है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं. कोई किसी तरीके से इमोशनली बोलता है, किसी का इथिकल प्रोस्पेक्टिव होता है इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में जो है इसको लीगल कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी उन्होंने यहाँ पे रखी है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके. ठीक है, वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या उन्होंने रोक लगाई है किस चीज़ पे, ताकि हमारा जो फीमेल फिटिसाइड है इलीगल जो हो रहा है वो एक टाइप से रुके. ठीक है, जो हमारे इंडिया में काफ़ी देखने को मिला है. यहाँ पे ये लाइन दे रखी है कि इंडिया में देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है ये. तो यहाँ पे बोला कि एमटीपी होती क्यों है, अभी बोला ना 45 to 15 मिलियन एमटीपी होती है, तो क्यों होती है. तो उसका रीज़न ये है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, उससे छुटकारा पाने के लिए, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से जो प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से जो प्रेगनेंसी हो चुकी है उससे छुटकारा पाने के लिए. ठीक है, रेप्स में हो रही हैं तो उस टाइप से. और दूसरा क्या है कि एमटीपी और क्यों होती है, और ये होती हैं कुछ केसेस में, प्रेगनेंसी जो है मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है. उस फीटस को रखना है, फीटस में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी उसका एमटीपी के लिए उसको सलाह दी जाती है अबॉर्शन के लिए. तो एक ये भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, कि क्या पता वही हार्मफुल हो मदर और फीटस के लिए, या मदर के लिए या फीटस के लिए, या दोनों के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके से हमारी एमटीपी होती है. फिर हमारी बात आती है कि एमटीपी सबसे ज़्यादा सेफ़ कब होती है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी एमटीपी सेफ़ होती है. तो भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है कि 12 सप्ताह. इसका मतलब है 3 महीने, जो पहले 3 महीने होते हैं ओवरऑल. ठीक है, तो वो हमारे सेफ पीरियड में माने जाते हैं. अब ये सेफ पीरियड में क्यों माने जाते हैं, ये भी तो सवाल उठेगा ना. ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मदर और जो फीटस है उनके बीच का जो रिलेशन हो वो इतना अच्छा डेवलप नहीं हो रखा होता. कि प्लेसेंटा की जो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाती है. उसकी जड़ें एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि उसकी जड़ें जो हैं वो एक टाइप से वहाँ पे कम्प्लीटली नहीं बनी होती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एमटीपी सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग. सेकंड में बहुत रिस्की हो जाता है. एक डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ ये है कि बहुत सारी एमटीपी जो है वो इलीगली परफॉर्म की जाती हैं बाय अनक्वालिफाइड हैक्स क्वैक्स से. जो अनसेफ तो होती ही हैं, इवन फेटल भी हो सकती है. जैसे कि कुछ भी मिथ होते हैं, तो उनको कहते हैं कि इनको ऐसा कुछ खाने से जो है वो क्या हो सकता है, तुम्हारा अबॉर्शन हो सकता है. तो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए वो तरीका आजमाने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो काफ़ी अनसेफ होते हैं.
अनदर डेंजरस चीज़ ये है कि एमनियोसेंटेसिस का काफ़ी हद तक मिसयूज़ होता है। जैसे अनबोर्न चाइल्ड है उसका सेक्स पता चल जाता है इससे, जो हमने पढ़ा है ये जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है ताकि कोई बीमारी है या नहीं बच्चे में वो पता करने के लिए। बट काफ़ी लोग अभी भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो सेक्स पता करने के लिए बच्चे का इसको यूज़ करवाते हैं, और फीमेल है तो उसका फीटिसाइड करवा देंगे, उसको अबॉर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अगर फीमेल है तो एमटीपी जो है वो करवाएंगे, और ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। तो ओवरऑल हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि काफ़ी कुछ चीज़ें एमटीपी में हमें खुद नॉलेज देने के लिए यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो ये जो प्रैक्टिस है ये अवॉइड की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस होती हैं यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि अनप्रोटेक्टेड कोइटस को एक तो अवॉइड किया जाए, और जो इलीगल अबॉर्शन में रिस्क हो रहे हैं उनके बारे में पता किया जाए, और काफ़ी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमने एमटीपी के अंदर हमने क्या पढ़ा है, तो एक टाइप से इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। दूसरी बात कि कितनी मिलियन ये एमटीपी एक साल के अंदर हो रही हैं। दूसरी बात कि कब ये जो है वो लीगल की गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी थी। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये जो है वो सेफ़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3-4 लाइन जो है नीट के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बाकी सब नॉलेज बेस्ड है। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसटीआई। एसटीआई में क्या करेंगे हम? एसटीआई में हमें क्या पढ़ना है भाई? एसटीआई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये वो इन्फेक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो इन्हीं को हम एसटीआई बोलते हैं, इन्हीं को हम वेनरल डिजीज बोलते हैं, इन्हीं को हम आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। ध्यान रख लेना तीनों नाम। ठीक है, दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पे कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारी एसटीआई के अंदर इंक्लूड हैं। दूसरी मेन बात कि ये जो डिजीज़ के नाम दिए गए हैं लाइक गोनेरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लाइमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन जो है वो एचआईवी के कारण एड्स हो रहा है वो। तो ये सारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ठीक है, लेकिन साथ साथ में इनके पॉजिटिव एजेंट की क्यों हो रहे हैं, मतलब किसके थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन पूछ लिया था, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था भाई। ठीक है, सो ध्यान रखना। देखो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है निस्सेरिया गोनेरोया। निस्सेरिया, और यही स्पेलिंग आगे लिख देना, गोनेरोया। तो इसका तो हो गया बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी में है कि साइफिलिस। तो साइफिलिस जो है वो किससे होता है? तो साइफिलिस जो है वो भी बैक्टीरिया से होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ट्रिपोनेमा पैलिडम से ये होती है। ठीक है, इन दोनों के तो भूलना ही मत, दोनों के नाम याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बैक्टीरिया हैं। जेनिटल हर्पिस जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होती है, ये वायरस से हो रही है। ठीक है, ओके, जेनिटल वॉर्ट जो है ये अपना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे हो रही है, ये भी वायरस से हो रही है। ठीक है, तो ये अपने ये चारों जो हैं वो तो तुम बिल्कुल मत भूलना, चारों के चारों नाम याद रख लेना। ठीक है, एड्स का तो तुमको पता ही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से हो रही है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में जो एचआईवी इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, और इसके बारे में चैप्टर 8 में हम डिटेल में पढ़ने वाले। Some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument with infected person. like इनमें से क्या है, जो हेपेटाइटिस बी है, जो HIV है, तो वो हमारी अगर हमने इंजेक्शन शेयर किया तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकती है। लाइक किसी को कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके इंजेक्शन लगाया और जो लगाने वाला है वो खुद उसके लग गया गलती से, तो भाई उसको भी एड्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो चुका है तो उसको भी हो जाएगा। तो इस छोटी सी गलती से भी उसको एड्स हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरी मेन बात ये है कि जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन जो है इनको छोड़ के बाकी अदर डिजीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल होती हैं अगर पहले उनको डिटेक्ट कर लिया जाए तो, और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सकता है। बाकी जो ये तीनों हैं ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन जो है इंसान की जो ज़िंदगी है वो बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, पर उन दवाइयों के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं कह सकते हैं, इसलिए प्रिकॉशन ज़रूरी है। अर्ली सिम्टम्स जो हैं इन डिजीज़ के वो काफ़ी माइनर होते हैं, पता भी नहीं लगता, लाइक ईचिंग है, फ्लड डिस्चार्ज है, कुछ पेन, स्वेलिंग जेनिटल रीजन्स में, ठीक है। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती है मे ऑफन भी एसिम्प्टोमिक, मतलब उनके सिम्टम्स ही नहीं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अनडिटेक्ट ही रहती हैं। तो काफ़ी कम या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स के कारण अर्ली स्टेजेस में जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें पता भी नहीं लग रहा, एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीआई डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हमें अगर ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, टाइम टू टाइम इसका डिटेक्ट करवाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बाद में ये बहुत कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है, लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी हो सकती हैं, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, स्टिल बर्थ भी हो सकता है और इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि यूट्रस में जो प्रेगनेंसी है वो ना हो, मतलब जो फीटस की ग्रोथ है वो यूट्रस में ना हो कि किसी और पोर्शन में हो रही है, किसी और पार्ट में हो रही है, लाइक फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे प्रेगनेंसी थोड़ी ना होती है, तो वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बट ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के। इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो जो एसटीआई है वो मेजर थ्रेट भी है हेल्थी सोसाइटी के लिए, तो इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन जो है और इसका क्योर, इस डिजीज़ का क्योर वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है वो इन पे काफ़ी जोर दे रही है। दूसरी मेन बात ये है कि जो सारे लोग हैं are vulnerable to for these infection, like through all peoples are vulnerable to these infection। तो ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो 15 से 24 साल के मतलब लोगों में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिली है ये जो डिजीज़ हैं वो सारी। तो ये जो वो एज ग्रुप है जिसमें आप भी बिलोंग करते हो, ठीक है, घबराने की बात नहीं होती, इसका प्रिवेंशन भी पॉसिबल है, लेकिन हमें फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, लाइक अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। अगर कोई डाउट है तो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इसकी अर्ली डिटेक्शन हो सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन का पता चले तो इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। अगर कोई भी डाउट है तो ऐसे मतलब जाना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं पूरी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग एसटीआई के बारे में बता रखा है। बट नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है, ये जो डिजीज़ दे रखी है इनमें से 3-4 के हमें ये पता लगाना चाहिए कि इनके पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से होते हैं और इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, बस। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 जो चीज़ हैं वो यहाँ पे पता होनी चाहिए, बाकी की सारी बेसिक नॉलेज थी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत कुछ सिखाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है वो कवर करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।